2014 के आम चुनावों में चर्चाओं में रहा स्विस बैंक एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। मामला कुछ ऐसा ही है जैसा चुनावी मुहिम में चला था। आपको भी जानकर हैरानी होगी, कोरोना के बीच स्विस बैंकों में भारतीयों का व्यक्तिगत और कंपनियों का पैसा 2020 में बढ़कर 2 अरब 55 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी कि 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा पर पहुंच गया। ये बढ़ोतरी नकद जमा के तौर पर नहीं बल्कि प्रतिभूतियों, बॉन्ड समेत अन्य वित्तीय उत्पादों के जरिए रखी हुई होल्डिंग्स से हुई है। हालांकि इस दौरान ग्राहकों की जमा राशि कम हुई है। आंकड़े जारी होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने कालाधन लाने और लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद वादे का कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ लगभग 97% भारतीय पिछले साल और ज्यादा गरीब हो गए। तो स्विस बैंकों में जमा राशि कैसे बढ़ी? उधर कांग्रेस के हमलावर होने के बाद भारत सरकार ने उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया है कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा बढ़कर 20,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा भारतीयों के पैसों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। दोनों देशों के बीच समझौते के तहत बैंक खातों की जानकारी के आदान प्रदान की व्यवस्था है। कोरोना से जूझ रही केंद्र सरकार के सामने अब स्विस बैंक भी मुद्दा बनकर खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे स्विस बैंक्स में 2020 में एक तरफ भारत में गरीबी की रेखा बढ़ती चली गई और वहीं 2020 में स्विस बैंक में जमा पूंजी है वो बढ़ गई। 20,700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। ये आंकड़े जारी किए गए। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका खंडन करते हुए ये कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ भ्रामक चीजें शामिल की गई हैं। खैर चलिए, जो भी है, क्या भ्रामकता की दावे किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से, वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगा। और हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़े हैं। डॉक्टर यश गोयल साहब हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री साहब हमारे साथ हैं और कांग्रेस से विक्रम सिंह शेखावत साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। यश गोयल साहब, केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन ये तो माना जा सकता है कि 20,700 करोड़, क्योंकि स्विस बैंक ने ये आंकड़े जारी किए हैं 2020 के, तो पैसे को तो खारिज नहीं किया जा सकता है कि पैसा जा रहा है। सवाल यहाँ पे ये है कि भारतीयों के पास में पैसा भी आया है तो केंद्र सरकार को गदगद होना चाहिए, लेकिन गरीबी रेखा बढ़ भी रही है। ये चिंता का विषय है। यह बात यह है कि क्या वास्तव में बाहर जो पैसा जा रहा है केवल ब्लैक मनी है, या फिर कोई आदमी कहीं पे भी पैसा जमा करा सकता है, स्वतंत्र है? और अगर स्विस बैंक्स को हम उसी नजरिए से देखते हैं तो ये पैसा जाना देश के लिए तो पता नहीं कितना चिंता का विषय है, नहीं है, लेकिन सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय कहा जा सकता है इसे। योगेंद्र जी, आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लिया है इस दौर में जहां कोरोना काल है और लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट भरा पड़ा है। अपनी जीडीपी, इंडियन जीडीपी जबरदस्त नीचे जा रही है, माइनस में जा रही है। उस दौर में स्विस नेशनल बैंक का ये खुलासा करना कि 20,706 करोड़ रुपया जो है वो जमा है भारतीयों का वहां के बैंक में, बहुत ही चिंताजनक बात है। आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका मैं बताता हूं, पर मोटे रूप में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो कल लेटर जारी किया, स्टेटमेंट जारी किया दिल्ली में, उन्होंने दो बातों पे जोर दिया। मीडिया रिपोर्ट को तो हमेशा गलत बताते मीडिया हमेशा ही गलत रहता है जब अच्छी बातें आती हैं कहीं से, और ये तो स्टेटिस्टिक्स आ रही है, गणित आ रही है, प्लस माइनस क्लियर आ रहा है। उस दौर में वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि जो क्वांटम ऑफ ब्लैक मनी हेल्ड बाय इंडियंस वो नहीं बताया गया है। ठीक है, कितनी ब्लैक मनी इंडियंस ने जमा कराई है। दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया है कि इसमें जो इंडियंस हैं वो एनआरआईज हैं, इंडियंस हैं, या दूसरे देशों के भारतीय हैं। दो चीजों पे उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि डिपॉजिट्स बढ़ा है, जो करीबन 6.5 बिलियन था 2006 में, वो बढ़ता रहा 2011 में, 13 में, 17 में और अब 20 में। तो जिस कार्यकाल में 2014 से लेकर के 2021 आ गया, 7 साल में बढ़ा है पैसा, लोगों का डिपॉजिट बढ़ा है, ये गलत तो ही नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है, हो ही नहीं सकता क्योंकि बैंक अकाउंट्स है। अच्छा, जो सवाल ये है कि ये चिंता का विषय इसलिए होना चाहिए कि ये भी कह रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री की ब्लैक मनी है कि नहीं। ब्लैक मनी तो हो ही नहीं सकती, ब्लैक मनी कैसे ट्रांसफर करोगे? अपन आगे बात करेंगे, जब आप खुद नोट करेंगे कि ब्लैक मनी तो हो ही नहीं सकती जमा, और वो भी बैंक में। कहीं और जमा होती है भाई, हवाला में हो, इधर हो, उधर हो, समझ में आती है। इंडिया में वहां नहीं हो सकती, कहीं नहीं हो सकती। यूएस, मुझे यूएस का अनुभव है, मैं यूएस में रहा भी, बच्चे भी पढ़े हैं, फॉरेन ट्रांजेक्शन भी बहुत किए, आज भी किए हैं, मतलब इन दिनों भी करते हैं। तो वो ऐसी परेशानी नहीं है, सब चीज राइटिंग में। और अब तो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं यूएसए के साथ। तो भारत के लिए चिंता का विषय है कि एक तरफ इकोनॉमी हमारी नीचे जा रही है, दूसरी तरफ फॉरेनर्स जो है, फॉरेन मनी ट्रांजेक्शन इतनी जबरदस्त तेजी से स्विस बैंक्स में हो रहा है। अगर यूएसए का आएगा कभी, यूएसए का ही पता चलेगा।
क्योंकि स्विस बैंक में कहते हैं कि इट इज द सेफेस्ट बैंकिंग इन द वर्ल्ड, और बहुत सारे देश होंगे पर स्विस में सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। चिंता की बात है, और किस तरह से ये मनी हुई, सब चीजें सामने होंगी, कोई छिपी नहीं रहती। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, अगर इंडिया से ट्रांजेक्शन हुआ है तो जो आरबीआई है उसके रूल्स रेगुलेशन तो सारी कंपनियां जो इंस्टीट्यूशनल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसको लागू करती हैं। एक पैसा जो हम लोन लेते हैं बच्चों के लिए, फॉरेन एजुकेशन के लिए, वो एक पैसा इधर से उधर नहीं हो सकता। उस पर जो चार्जेस लगने हैं, चिंता की बात तो है। बढ़ा क्यों, ये सवाल है। बिल्कुल। देवेंद्र शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, केंद्र सरकार ने कुछ चीजों को खारिज किया इसमें और सवाल खड़े किए हैं कि स्विस बैंक में जो पैसा है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी कि एनआरआई का है कि कैसे गया, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन का, क्योंकि फेयर ट्रांजेक्शन जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी है कि आपने इतना पैसा लिया है तो लिया है और जा रहा है तो जा रहा है, और अगर ये नोटिस में होने के बावजूद अगर पैसा वहां पे गया है तो कुछ छिपाया जा रहा है। लेकिन अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि इस पे चीजें सामने आएगी। हम सिर्फ ये बात इस वजह से करना चाह रहे हैं कि क्या भारत से पैसा वहां ट्रांसफर हुआ है, अगर हुआ है तो हम क्यों कमजोर हैं, क्यों भरोसा टूट रहा है किसी का। कोई तो ऐसी वजह है कि इतना पैसा 20,706 करोड़ रुपए को छोटा अमाउंट नहीं है कोविड काल में, तो ये एक चिंता का विषय रहा। लेकिन अपोजिशन जो सवाल खड़े कर रहा है उसको लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा है, और मिस्टर हर्षवर्धन, उनका भी मैंने अभी स्टेटमेंट देखा है, उनका साफ कहना है कि ये रिपोर्ट्स जो हैं उनको भ्रामक तरीके से फैलाया जा रहा है, जिसमें विपक्ष पे भी उन्होंने निशाना साधा है। देखिए, इसमें योगेंद्र जी, सरकार के पार्ट पर जब ये फिगर्स आउट हुए उसके बाद सरकार का जो रिएक्शन है वो सुरक्षात्मक है। भाई, आपने कोई अपराध किया जो आप अपने आप को अलग कर रहे हैं उससे, कि आपकी अगर कोई दूसरी बैंक या दूसरा देश अगर आपको आंकड़े दे रहा है तो आपके तो कान खड़े होने चाहिए और पूरे देश को एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि हाँ, ये चिंता का विषय है, अगर हुआ है तो हम इसकी जांच करेंगे और अगर ऐसा हुआ है तो उसको पकड़ेंगे। इसके बजाय सरकार जो है इसको झुठला रही है, पहली बात तो ये तो सरकार के पार्ट पे जो है एक डाउट क्रिएट करता है कि सरकार को सारा पता है क्या 2 नंबर में हो रहा है, क्या 1 नंबर में चल रहा है और कहाँ क्या जा रहा है, इसलिए वो अब इसको डिनाई कर रही है फर्स्ट उस पे। जबकि सरकार को चाहिए ये कि ऐसे आंकड़े आए हैं तो उसको देखेंगे, इसके रेवेन्यू इंटेलिजेंस से चेक करवाएंगे और क्या हो रहा है उसको पता करेंगे और सजा देंगे लोग। ये रिएक्शन नहीं आया सरकार की तरफ से, वो ब्लेम कर रहे हैं, विपक्ष को भी ब्लेम कर रहे हैं और आंकड़े भी भ्रामक बता रहे हैं, और जैसे बस उन्होंने एकदम फुल प्रूफ सिस्टम बनाया हुआ है, ये हो ही नहीं सकता। ये एक मतलब हिपोक्रेसी है सरकार की कि सरकार जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन पे कितनी संवेदनशील है, एक बात। दूसरी बात, ये जो 20,600 करोड़ रुपया है, ये कौन सा अमाउंट है? आपको याद होगा कि ये जब सरकार में आए थे उससे पहले एक फिगर कोट करते थे कि 15 लाख रुपए तो हर भारतीय के अकाउंट में ऐसे ही चला जाएगा, इतना पैसा स्विस बैंकों में पड़ा है। वो उसका क्या हुआ? ये तो 20,000 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान होगा कि जब इन्होंने ये नारा दे करके सरकार बनाई थी तब स्विस बैंकों में मेरे अंदाज से वो जो फिगर आप लगाएंगे तो वो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का स्विस बैंकों में ब्लैक मनी पड़ा हुआ था। तो वो तो गया, उसके बारे में ये भी हो गया था कि वो साइफन ऑफ हो गया है। स्विस बैंकों में मुश्किल से कोई 9-10 हजार करोड़ रुपए बचे थे, ऐसी बात आई थी। उस फिगर के बारे में न सरकार बोल रही है न कोई और चर्चा में आ रहा है। वो गया कहाँ गया है, क्या बना, उसके बारे में कोई बात नहीं। अब ये नया फिगर आया है क्योंकि वहां से रिलीज कर दिया गया है कि हमारे पास इतने पैसे आए। स्विस बैंकों का देखिए एक क्लियर है, वहां दुनिया भर का ब्लैक मनी स्विस बैंकों का अपना सिस्टम बनाया हुआ है, वहां आ जाता है और वो डिस्क्लोज नहीं करते, इसलिए वहां आता है। ये स्पष्ट है। यस, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां 2 नंबर का पैसा जा नहीं सकता। आपको साइफन ऑफ करना है, उस स्विस बैंकों में पहुंचाना है, वो पैसा आप पहुंचा सकते हैं। 20,706 करोड़ शास्त्री साहब, 20,706 करोड़ जिसको डिस्क्लोज किया इन्होंने, तो ये तो हम ब्लैक तो कह ही नहीं सकते इसे, क्योंकि ये नहीं, ये ब्लैक ही है। मैं और बता रहा हूँ, आप एकदम स्पष्ट, इसीलिए उन्होंने डिस्क्लोज किया, नहीं तो दूसरा कोई देश डिस्क्लोज नहीं कर रहा है।
ये डिस्क्लोज इसलिए किया जा रहा है, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जिसके तहत स्विस बैंकों पे प्रेशर डाला गया कि भाई आप दुनिया भर के पैसे हमारे यहाँ से ब्लैक मनी जमा कर ले तो पता ही नहीं चलता है, आप लोग क्यों करते हो ये। तब इन्होंने डिस्क्लोज करने का एक सिस्टम अडॉप्ट किया है कि ठीक है हम एक राउंड फिगर आपको आइडिया दे दिया करेंगे, लेकिन हम लिस्ट नहीं बताएंगे, लिस्ट अभी भी नहीं बताते। ये सारा पैसा ब्लैक मनी का है, कोई एक नंबर का होगा तो बहुत 1% 2% होगा, बाकी सारा टोटल स्विस बैंकों में ये 2 नंबर का पैसा है और हिंदुस्तान से गया है और इसी पीरियड में गया है। आपको एक फिगर ध्यान में दिला देता हूं, उससे आपको अंदाज हो जाएगा कि ये पैसा कैसे जा रहा है। आपको पता होगा पिछले 7-8 साल के अंदर अंदर कम से कम 55,000 इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हिंदुस्तान छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता ले चुके। वो उसमें भाग भी रहे हैं, कोई 10,000 खा के भाग रहे, 10,000 करोड़ खा के भाग रहा है, कोई 5,000 करोड़ खा के भाग रहा है, या जिनके पास अपनी पूंजी है वो लेके जा रहा है चुपचाप। तो वो सारा पैसा भी जो 2 नंबर का लेके जा रहा है वो स्विस बैंकों के थ्रू रूट करता है, उनके लिए आसान रहता है। तो ये सारा का सारा जो है 2 नंबर का पैसा है, इसमें आप कुछ भी शंका या डाउट डाल दीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि स्विस बैंकों के खातों का डिस्क्लोजर का मतलब है ये 2 नंबर का काम। चलिए गर्ग साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो तो साफ कहती है कि कुछ चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, लेकिन बात यहाँ पे 20,706 करोड़ रुपए जमा हुए हैं स्विस बैंक में 2020 में, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। क्योंकि खारिज मैं इस वजह से नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे इसको कि वो आंकड़े उनके दिए हुए हैं और मिनिस्ट्री भी उसे खारिज नहीं कर रही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नोटबंदी के बाद ऐसा लग रहा था कि कमर टूटेगी और काला धन, जिसे हम, सबसे पहली बात तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लैक मनी की डेफिनेशन सार्वजनिक करनी चाहिए कि किसके नजर में क्या है ब्लैक मनी। ये देश अभी बहुत भ्रमित है कि ब्लैक मनी की डेफिनेशन क्लियर नहीं है कि ब्लैक मनी है कौन सी। क्या चुनाव में अरबों रुपए बहाए जाते हैं वो ब्लैक मनी है, या फिर किसी गरीब के पास में थोड़े पैसे की जिसके नाम पे किसी ने रजिस्ट्री करा करके पैसे चढ़ाओ ग्वाला के रूप में बकरियां चरा रहा है वो ब्लैक मनी है। ये ब्लैक मनी को डेफिनेशन होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये वक्त है जानने का कि ब्लैक मनी है क्या। हर सरकार अपने तरीके से उसको डिफाइन करती है। तो गर्ग साहब, सवाल यह है कि जब नोटबंदी की गई उसके बाद ये कहा गया था कि फॉरेन बैंक्स में पैसा नहीं जा सकता क्योंकि ब्लैक मनी की कमर टूट चुकी है। ब्लैक मनी की कमर क्या पांव भी नहीं टूटा? क्यों नहीं टूटा? कि पूरा पैसा जमा हुआ उसी वक्त नोटबंदी के बाद में, या गवर्नमेंट के फिगर रहे। और अगर ये पैसा जमा हुआ वाया इंडिया तो मुझे लगता है कि तो बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा कि एक तरफ तो देश कोविड से जूझ रहा था और दूसरी तरफ 2020 में वहां पर धन कुबेर अपने पैसे जमा कर रहे थे। भरोसा टूटा हमारे यहाँ बैंक से। देखिए योगेंद्र जी, 2018 से स्विस सरकार और भारत सरकार के बीच में समझौता हुआ है कि 2018 के बाद में जो भी स्विस बैंकों के अंदर धन जमा होगा या स्विस बैंक के अंदर डिपॉजिट होगी उसको वो साझा करेंगे। तो आज की तारीख में आप जो 20,700 करोड़ रुपए बता रहे हो तो उसके अंदर स्विस बैंक के आंकड़े हैं ये। हाँ, स्विस बैंक के आंकड़े हैं। केंद्र सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस चीज को डिनाई किया है कि ये काला धन है, क्योंकि 20,700 करोड़ के अंदर आप देखेंगे कि वो सिक्योरिटीज के रूप में, बॉन्ड के रूप में, अन्य उस जमाओं के रूप में, केस में 1 रुपया भी उसके अंदर जमा नहीं है। 2019 के बाद में डिपॉजिट में 50% कमी आई है। तो इसलिए आप इसको काला धन नहीं बोल सकते, क्योंकि स्विट्जरलैंड सरकार जो है उससे भारत सरकार का समझौता है, इसलिए उनको ये चीज बताना जरूरी है कि वहां पे कितनी डिपॉजिट है। तो ये बॉन्ड्स के रूप में है और सिक्योरिटीज या अन्य उन चीजों के, और इसका बढ़ने का लॉजिक एक चीज ये जानना चाहूंगा मैं गर्ग साहब, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि कौन सा पैसा है। और देखिए योगेंद्र जी, इसके अंदर मैं बता सकता हूं कि आपको देखो कि भारत के अंदर वहां पे ट्रेडिंग ज्यादा, व्यापार बढ़ा है, इस वजह से भी हो सकता है वहां पे डिपॉजिट बढ़ा है कि घटा है, क्या बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर यहाँ पे बैंकों ने अपना व्यापार बढ़ाया है, उस वजह से भी डिपॉजिट हो सकते हैं। इसलिए आप इसको काला धन नहीं बोल सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको डिनाई किया है। और मैं भी ये कह रहा हूँ कि काला धन नहीं है। आप जो कह रहे हो कि नोटबंदी सरकार बताए ना कि कौन सा पैसा है, वो तो सही, डिनाई करके नहीं होता ना। आप क्षमता रखिए, सुनो तो सही। नोटबंदी के बाद में आप ये देखिए, हमारा आज कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, वो 100 टाइम्स, मतलब आज जो 92,000 करोड़ रुपए है उसके बदले में 1,85,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर हमारा टैक्स कलेक्शन हुआ है।
जीएसटी के अंदर निरंतर हम 1 लाख करोड़ रुपए से, जो कि अपना मार्च के अप्रैल के अंदर 1,40,000 करोड़ रुपए का आया था, कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन के बावजूद भी हमने 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया है। आज किसी भी सूरत में ब्लैक मनी डेवलप इसलिए नहीं हो सकती कि आज अगर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी कराने जाओगे तो वो नगद में नहीं हो सकती। जब नगद के अंदर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, नगद में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते, और आपने जनधन खाते के अंदर आपने अकाउंट खोले हैं, तो वो ब्लैक मनी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आंकड़े बताए गए हैं अकाउंट जो है कौन से और सिक्योरिटी से पैसा है। गर्ग साहब, आपके इस वक्तव्य पे मुझे बहुत भरोसा है और है भी, जिनके जनधन खाते खुले हैं वो ब्लैक मनी हो ही नहीं सकती उनके पास में। ये तो मैं बिल्कुल आप पे भरोसा कर सकता हूँ। है क्या जो अकाउंट जिनके हैं धन का खाली जन है, नहीं हो सकता उनके पास में। ये बिल्कुल ट्रूथ है कि उनके पास तो एटलीस्ट ब्लैक मनी हो ही नहीं सकती जिनके जनधन अकाउंट है। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये इस वजह से प्रतिपक्ष एग्रेसिव हो रहा है। बहुत गया काला धन बार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये एक आज नहीं तो कल तूल पकड़ेगा कि क्या वास्तव में 20,706 करोड़ आप कह रहे हैं कि बॉन्ड और इनके जरिए गया है पैसा। सर बॉन्ड्स भी पैसे से ही खरीदे गए होंगे, वो पैसा तो लगा ही होगा ना। योगेंद्र जी, बॉन्ड पे पैसे हैं तो, लेकिन वो काला धन में बॉन्ड परचेज नहीं हो सकता। काला धन से बॉन्ड परचेज नहीं हो सकता। नंबर 1 पे बॉन्ड परचेज हुआ है। मैं तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात पे ही यकीन कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से बॉन्ड्स के जरिए पैसे गया है, वो ब्लैक मनी नहीं है। मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन जो देवेंद्र शास्त्री साहब उठा रहे हैं सवाल, देवेंद्र शास्त्री साहब जो सवाल उठा रहे हैं वो सिर्फ ये उठा रहे हैं कि पैसा कोई भी हो, अगर बॉन्ड्स भी आपके पास में आए हैं वो भी पैसे से आए हैं, ट्रांजैक्शन हुआ होगा, और एग्रीमेंट जो अभी दावा कर रहे हैं शास्त्री साहब, उनका साफ कहना है कि सूची आपको नहीं मिलेगी। और सूची क्यों नहीं मिलेगी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीए गवर्नमेंट के वक्त, यूपीए सरकार के वक्त एक सूची जारी हुई थी, डॉक्टर साहब को मालूम होगा, यश गोयल साहब को, और मीडिया पेपर्स में खूब। आपकी सरकार ने भी उसी सूची पे ठप्पा लगा करके और कोर्ट के सामने रख दिया। नई सूची अभी तक कोई जारी नहीं करा पाया हमें कि हाँ ब्लैक। और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि ये इस वजह से सामने आ रही है सर कि जब ये इलेक्शन के दरमियान ये मामला जब बवंडर का रूप ले रहा था, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंडिकेशंस ये थे कि भारत के पॉलिटिकल पार्टीज के जो दिग्गज लीडर्स हैं उनका ब्लैक मनी स्विस बैंक्स में जमा है। हर कोई जानना चाहता था मुकेश अंबानी का कितना पैसा है, गौतम अडानी का कितना पैसा है, या मोदी का कितना पैसा है, या जिंदल्स का कितना पैसा है, उसे कोई लेना देना नहीं है भारत की जनता को। वो ये जानना चाहते थे कि वास्तव में पॉलिटिशियंस जो लंबे समय तक देश पे काबिज रहे, क्या वास्तव में धन कुबेर बनकर के स्विस बैंक्स में पैसा उनका। ये 7 साल में आप लोग अभी तक क्लियर नहीं कर पाए कि किसी पॉलिटिशियन का पैसा वहां पे है, क्योंकि आप लोगों ने उस वक्त नाम ले करके भी इन बातों का जिक्र किया था। ये सवाल इस वजह से, इसी वजह से कल कांग्रेस आक्रामक हुई कि अब तो बताना चाहिए कि कोविड काल में भी 20,700 करोड़ वहां जमा हो रहा है, वो किसी भी माध्यम से हो रहा हो, तो कोई तो ऐसी वजह है कि हमारा पैसा, अगर आज हमारे बैंक्स में पैसा आएगा हमारा, तो कुछ तो उसका बेनिफिट मिलेगा जब जमा पूंजी होगी। तो क्या हमारा भरोसा टूट रहा है कि स्विस बैंक्स उन्हें ज्यादा बेनिफिट देंगे या ज्यादा सेफ है वहां पे वो? योगेंद्र जी, आप बात को समझिए। आज अगर स्विस बैंक के अंदर अगर आपके पास में 20,700 करोड़ रुपए हो रहे हैं, तो वो उसको आप काला धन इसलिए नहीं मान सकते। सर मैं तो स्विस बैंक का समर्थन कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा काला धन है, यहाँ पे इंडिया के अंदर व्यापार होता है और ट्रेडिंग। आज अगर हिंदुस्तानी जाके वहां पे व्यापार करता है और उस व्यापार से अगर उसका डिपॉजिट बढ़ी है, तो उसको आप काला धन कैसे मान सकते हो? अगर व्यापार करने से अगर आपको ये चीज बढ़ी है, या आपने कोई बॉन्ड वहां पे लिए हैं, या सिक्योरिटी लिए हैं, तो आप उसको कैसे काला धन मान सकते हो? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2018 के बाद में स्विस सरकार और भारत सरकार के बीच में समझौता है कि भाई जो भी वहां पे अगर डिपॉजिट बढ़ेगी तो उसको आप बताएंगे। तो उस चीज को बताया गया, तो उसको आप, अगर विपक्ष इसको काला धन मानता तो विपक्ष का काम तो उसका विरोध करना होता है। हर चीज को अगर मोदी जी कोई भी बढ़िया चीज भी बोलते हैं तो उसको विरोध करना है। आज आप ये देखिए ना कि आज हम जनता को 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को हम राशन बांट रहे हैं, या किसान सम्मान निधि के अंदर अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। तो ये कहां से आया? ये पैसा आया है ना। तो ये सब चीजें आज मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी आज वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो मोदी जी उस अमाउंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये खारिज नहीं कर रहा कि मोदी साहब काम नहीं कर रहे हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा, आप जो चाह रहे हैं मैं उसी का समर्थन कर रहा हूं कि ब्लैक मनी नहीं हो सकती। मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन प्रतिपक्ष जिसपे आप इतने आक्रामक हुए थे, वो भी तो, उसको भी तो हक है कि अभी उसी तरह से पूछ सकता है कि 20,700
6 करोड़ का हिसाब चाहिए देश को कि वास्तव में किन लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया है ना योगेंद्र जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया है ना इस चीज को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्लियर कर रही है कि ये केस में जमा नहीं है। विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, जमा नहीं है, पैसा आया हुआ है। विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। विक्रम सिंह जी, कांग्रेस का ऑब्जेक्शन बहुत ट्वीट के जरिए, आजकल ये भी सिस्टम बहुत अच्छा है कि किसी को बाइट मिले नहीं तो ट्वीट, क्योंकि वो भी एक अकाउंट है, उसके जरिए आप चीज सर्कुलेट कर रहे हैं। बड़ा तंज कसा था कांग्रेस ने जैसे ये अमाउंट सामने आया था। क्यों डाउट है? अब तो क्लियर हो चुका है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने सब कुछ कर दिया है। जी, फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ भी साफ नहीं किया है। आप देखेंगे कि मोदी जी पिछले 7-8 साल से लगातार कागज लहराते हुए हर मीटिंग में बोल रहे थे ये रिलीज काला धन काला धन काला धन। हजारों बार क्या लाखों बार उन्होंने ये शब्द आगे रख के चुनाव लड़ा है। उनको काला धन आज तक मिला नहीं, एक नाम आया नहीं, एक पैसा आया नहीं। लोगों को इतना दिग्भ्रमित किया गया था कि 5-5 लाख 15-15 लाख, कोई 3 लाख का अमाउंट दे रहा है। लेकिन ये लोगों को भरोसा दिला दिया मोदी जी ने कि मैं सत्ता में आया और काला धन इतना आ जाएगा कि सबके अकाउंट फुल हो जाएंगे। लोगों ने आज वो जुमला साबित हो रहा है। लोग उसको एक जुमला और जोक बना रहा है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के पद पे होते हुए उन्होंने किस तरह से जनता को दिग्भ्रमित किया। पूरी भाजपा ने बल्कि इसी मुद्दे, काला धन के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा था। आज कहाँ है? अब आज भाजपा के मेरे जो मित्र हैं वो कह रहे हैं कि वो काला धन नहीं है। उस वक्त तो 1-1 रुपया जो स्विस बैंक में जमा था वो काला धन था, आपने घोषित कर रखा था। और लोगों को लगता था कि सत्ता में गैर मोदी जी हवाई जहाज में भर के सारा पैसा ला के लोगों के खातों में डाल देंगे। आपने क्या परसेप्शन बनाया। जनता कांग्रेस ही क्या, हर एक आदमी जोक बनाता है। लोग आपने देखा नहीं, नोटबंदी के वक्त भी ऐसा भरोसा था काला धन खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जितने चलन में जो रुपया जो चलन में था उससे 1.25 गुना 1.5 गुना तक ज्यादा जमा हो गया बैंकों में। ज्यादा तो इस तरह से मजाक उड़ रही है। आज फाइनेंस मिनिस्टर क्या क्लेरिफिकेशन दे रही है? लोग कह रहे हैं दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ के आंकड़ों को कौन तोड़ मरोड़ सकता है? स्विस बैंक ने जो आंकड़े जारी किए इनको जुटला दीजिए। कहां से जुटलाएंगे? आप किसी भी रूप में पैसा जमा हो, प्रतिभूति के रूप में जमा हो, नकद हो, चाहे किसी भी जरिए से जमा हुआ है, लेकिन पैसा जमा हुआ है ना। इस मंदी में जब देश की अर्थव्यवस्था डगमगा नहीं बल्कि डूब रही है, माइनस में जा रहा है जीडीपी, उस वक्त देश इस इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, पैसे की कमी है, लिक्विडिटी की कमी है, उसके बावजूद इतना पैसा जा रहा है। आप देखेंगे 1 साल में 3 गुना पैसा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इस तरह से सरकार या तो रोकने में विफल है या सरकार खुद अलग से अपनी डेफिनेशन देगी। ये जैसे गर्ग साहब दे रहे हैं अभी, इस तरह से डेफिनेशन नहीं होती है आपके देने से। आपने पहले अलग डेफिनेशन दे रखी कि इतना पैसा जमा है, हम उसको ला के सब लोगों के अकाउंट भर देंगे और पूरे देश का संकट ही दूर हो जाएगा। बाबा रामदेव जी आप लोगों को सभी को कि 15 लाख रुपए आए नहीं है। गर्ग साहब से 15 लाख रुपए आए नहीं। लोग बेचारे भोले वाले गांव के लोग, अभी तक आप लोगों को उम्मीद है कि 15 लाख आएंगे? सर ऐसे एपिसोड भी हुए हैं कि बैंकों में जाके लोग बेचारे रोजाना जाके बैंक पे बैठते थे, पता करते थे स्टाफ मेरे खाते में आ गए क्या 15 लाख नीति के रूप में। भैया कोई 15 लाख नहीं आने वाले। कैसा मोदी जी तो कल ही कह रहे थे 1000 करोड़ रुपए अब तक किसान नीति के रूप में किसानों को दे चुके हैं। इस तरह से आप जो 2-2 हजार रुपए मैं लौट रहा हूं आप लोगों के पास। मैं वापस लौट रहा हूं सर, वापस लौट रहा हूं। अनाज दे रहे हैं, मैं वापस लौट रहा हूँ। आप बताइए आप किस तरह का काम कर रहे हैं? और गर्ग का पैसा है, जनता का पैसा भी आप जनता को पूरा नहीं दे रहे, पेट नहीं भर पा रहे। 5 किलो अनाज से एक आदमी पूरा महीने खाएगा, 2,000 रुपए से पूरे महीने काम चला लेगा। किस तरह का एहसान कर रहे हैं? मैं लौटूंगा आप लोगों के जाल में विक्रम सिंह जी वापस लौट रहा हूँ। जाल में जनता को मत चाहिए। विक्रम सिंह जी मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम स्विस बैंक में जमा पैसा। 13 साल का सर्वाधिक पैसा बताया जा रहा है 20,706 करोड़ रुपए, और वहां के राष्ट्रीय बैंक ने ये आंकड़े जारी किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रतिपक्ष कह रहा है कि कालाधन है, और कहा यह जा रहा है कि ये होल्डिंग से हैं अपनी, जो ये कहें कि बजट इसे प्रतिभूति के माध्यम से या जिसमें माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं, ये केंद्र सरकार का दावा भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बीच भी, अभी जैसे गर्ग साहब कह रहे थे ब्रेक से पहले, कि जो लोग फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं वो वहां पे जमा कर सकते हैं। चलिए, ये भी एक जांच का विषय है कि क्या भारतीय कोई भारत मूल में रहने वाला व्यक्ति तो कहीं पैसे वहां पे नहीं दे रहा है। ये सरकार का काम है जांच करने का। एग्रीमेंट से 2018 के जरिए अब वो संधि कितनी आगे ले जा पाएगी, लिस्ट आ पाएगी नहीं आ पाएगी, या है कि अभी दोबारा को पैसा जमा कराएंगे, चले वो लिस्ट शेयर करेंगे, अब तक की हम नहीं कर सकते। जो भी चीजें हैं वो सामने आती रहेंगी। मैं डॉक्टर साहब के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बात ये आती है कि एक व्यूअर है हमारे दर्शक नागपुर से जुड़े, उन्होंने ये कहा है कि मैं अब आप लोगों को सुन रहा हूं कि आपके जर्नलिस्ट जो साथी बैठे हैं उनसे इतना सा पूछे कि क्या सवाल बनता है कि नहीं बनता है इस पे। नहीं, सवाल तो ये इस सेंस में बनता है कि लोगों का रुझान स्विस बैंक की तरफ क्यों है। जैसा अभी आपने कहा, वहां जो लोग आसपास रह रहे हैं या दूसरे देशों के रह रहे हैं, कौन लोग जमा करा रहे हैं, तो सवाल तो बनता ही है कि इतना अमाउंट जो 212% जो है वो बढ़ा है। पिछले सालों में 212% जो है डिपॉजिट्स बढ़ा है, और ये डिपॉजिट 4-5 मदों में बढ़ा आइटम्स में। जैसे कस्टमर डिपॉजिट जो बढ़ा है वो 4,000 करोड़ है, दूसरे बैंकों के जरिए जो गया है वो 3100 करोड़ है, ट्रस्ट के जरिए जो गया है 16.5 करोड़ गया है, बॉन्ड सिक्योरिटीज के रूप में 13,500 करोड़ गया है, जो टोटल मिलाकर ये गया है। तो ये कंसर्न तो बनता ही है कि लोग वहां क्यों जमा करा रहे हैं, प्रश्न तो बनता ही है। अपन इस प्रश्न को कैसे जुटला सकते हैं। जो सरकार कह रही है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कल कहा, उनको दो ही चीजों पे डाउट है। वो इंग्लिश में जो कल रिलीज हुआ है, उन्होंने कहा है फिगर डिड नॉट इंडिकेट द क्वांटम ऑफ द ब्लैक मनी हेल्ड बाय इंडियन, पहला क्वेश्चन। और ये किस रूप में है, बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, वेरियस अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके बारे में नहीं बताया। दूसरा जो है, साहब, ये सवाल इस वजह से है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो बात कर रही है सरकार, क्या ऐसा तो नहीं कि व्यापारियों के गले नहीं उतर रही कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम जो देख करके चल रहे हैं बैंक्स के जरिए, कि आप इतना पैसा घर में रख सकते हैं, इतना नहीं रख सकते, इतना 20,000 से ये बिल्कुल है। ये कारण तो नहीं है कि जो हमारे रिफॉर्म्स है वही व्यापारियों को पसंद नहीं आ रहा और उस चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं। इनमें देखिए, जो बहुत मोटा सा प्रश्न है, हम सब राजनीति को अगर छोड़ दिया जाए एक तरफ, तो सिर्फ ये जानने वाली बात है कि मैं मान लीजिए स्विट्जरलैंड में आसपास नौकरी करता हूँ, मेरे पास पैसा है, क्या मैं उसको इंडियन बैंक्स में डिपॉजिट करूं, तो क्यों करूं। पहला है कि सेफ है कि नहीं है, जैसा स्विस बैंक भी कहती है और लोग भी कहते हैं इट इज द सेफेस्ट। देवेंद्र जी ये कहते हैं कि वहां ब्लैक मनी चारों तरफ से आती है, जरूर आती होगी, उसको मना नहीं किया जा सकता, बहुत सारे बैंक इसमें होंगे, पर जो ये स्विस नेशनल बैंक है इसमें आते हैं कि नहीं आते हैं ये अलग बात है, पहली चीज। दूसरी चीज ये इंटरेस्ट रेट, हमारे यहाँ सेविंग की क्या इंटरेस्ट रेट है, 2 पॉइंट समथिंग, अलग अलग बैंकों की 2.7 से लेकर के 3 पॉइंट तक है। और जो एफडी की डिपॉजिट में अगर रिटायर हो रहा हूँ या कोई रिटायर हो रहा है, या पोस्ट रिटायरमेंट मनी ट्रांजेक्शन करनी है, प्रॉपर्टी सेल करके लगानी है, तो उसमें टैक्सेस देना पड़ेंगे, वो कौन देगा। आपके पैसे आप ही जमा करा रहे हो, और एक नॉर्मल आदमी जमा करा रहा है जो कि कहीं से भी ला रहा है, जिसकी ब्लैक मनी नहीं है, अगर रिटायरमेंट के बाद किसी को 20-25 लाख रुपए जमा करा रहा है तो उस पर टैक्सेस लगने शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर्टी अगर किसी ने 1 करोड़ में 1 करोड़ कुछ भी अमाउंट नहीं है अपर मध्यम क्लास के लिए, तो वो पैसे जमा कराएगा, कहाँ कराएगा। तो हमारे यहाँ बैंकिंग इंडस्ट्री जो इन्होंने नेशनलाइज की है, बहुत सारे मिलाकर के एसबीआई के साथ, दूसरी बैंकों के साथ, उनका भट्टा बैठ गया है। भट्टा इस सेंस में बैठा हुआ है, कस्टमर सर्विस जीरो है। जब एक आदमी की कस्टमर सर्विस जीरो है तो फॉरेनर से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इंडिया में आकर डिपॉजिट कराएगा, क्यों कराएगा। मेरा बेटा यूएस में है, जॉब करता है, सरकारी जॉब, अच्छी जॉब करता है, वो पैसे यहाँ नहीं रखता, वो बोलता मैं नहीं रखूंगा, पता नहीं चलता कब गायब हो जाएंगे, कब डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा। तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट, वहां इंटरेस्ट रेट नहीं है, वहां तो
गलत तरीके से आपने विथहोल्ड कर लिया तो आपको स्विस बैंक में देना पड़ेगा पैसा। बिल्कुल। तो समझने की बात यह है डॉक्टर साहब कि बड़ा सवाल है ये कि 20,700 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, जो जमा इससे पहले भी काफी बार जमा हुए हैं ऐसे पैसे। लेकिन चिंता की बात यह है कि क्या वास्तव में हम अपनों के ही दिल में कहीं हम एक वो कमी तो पैदा नहीं कर रहे हैं, एक ये भरोसा तो नहीं तोड़ रहे हैं उनका कि नहीं वो हम सेफ नहीं है पैसे के लिहाज से। क्यों कोई तो ऐसी वजह है कि हमारे जो सिस्टम हम जो अडॉप्ट करना चाहते हैं या हम लेके आ रहे हैं कि हाँ इस जरिए हम बैंक्स को सफल बना पाएंगे, आपकी जमा पूंजी वो सेफ रह पाएगी, लेकिन भरोसा टूट रहा है। ये कह सकते हैं 20,700 करोड़ अमाउंट की बात नहीं है, बात यह कि आपका भरोसा टूट रहा है। जो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं उसके जरिए बैंक्स को आप कह रहे हैं कि पावरफुल बना रहे हैं, एकीकृत करते जा रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि उनका कस्टमर जो सिस्टम जो उसको मिलना चाहिए सर्विसेज वो शून्य है, वो पहले जैसे बेहतर होती थी उनके मुकाबले कम होती जा रही है। ये भी एक भरोसा टूटने की बात है क्योंकि आप उनको वैसे सर्विस नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे। गर्ग साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कह रहे हैं वो मैं सहमत उस तमाम बातों से, वो बॉन्ड के जरिए जाएं या फिर आपकी होल्डिंग्स जो है उनके जरिए पैसा जा रहा है, कैसे भी जा रहा हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो लोग वहां जमा करा रहे हैं उनके लगा हुआ है कि भारतीयों का पैसा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चलिए वो एनआरआई भी हैं तो यहाँ कोई तो उनका अपना रहता होगा। हम क्या वास्तव में को बैंक्स का हमारा भरोसा टूटता जा रहा है कि लोग पैसे वहां डालिए। चिंता की बात है, हम चाहे इसे खारिज करके कुछ भी कह दें कि बिल्कुल ये सब गलत है, मीडिया के फैला हुआ भ्रम है, भ्रम हो सकता है, लेकिन लोग जवाब भी मांगना चाहते हैं कि भ्रम किस हिसाब से, आप जिसको भ्रम कहना चाहते हो भ्रम है कैसे? जी आप तो कह रहे हो, लेकिन आप एक चीज तो देखिए ना कि अगर विदेशी बैंक यहाँ पे कारोबार करती है, उस कारोबार का जो ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन से अगर उस विदेशी बैंक के अंदर डिपॉजिट बढ़ती है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि साहब यहाँ पे भरोसा खत्म हो गया वो है। तो अगर विदेशी बैंक यहाँ इंडिया में आके कारोबार कर रही है या यहाँ का इंडिया का व्यापारी वहां पे ट्रेडिंग कर रहा है वहां पे स्विट्जरलैंड के अंदर, उससे अगर कोई चीज बढ़ती है तो उसको ये नहीं कह सकते कि भैया आपका ये काला धन बढ़ गया यार, ये चीज हो गया यार। आप ये तो मान के देखिए ना कि कहाँ मतलब काला धन बढ़ा है। काला धन किसी भी रूप में नहीं बढ़ा है, आप सिक्योरिटीज के रूप में बढ़ा है। मैं इसे ब्लैक मनी मान नहीं रहा। डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि काला धन नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ काला धन नहीं है। यह बात चिंता की ये है कि भरोसे की बात, 20,000 करोड़ रुपए कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। आज 140 लाख करोड़ रुपए की इंडिया में डिपॉजिट है, उसके कंपैरिजन में 20,000 करोड़ रुपए कहाँ क्या ज्यादा अमाउंट है। आज इंडिया की डिपॉजिट 140 लाख करोड़ रुपए की डिपॉजिट है। जो भारतीयों का पैसा जो बैंकों के अंदर जमा है वो 140 लाख करोड़ रुपए जमा है आज की तारीख में। तो उसके कंपैरिजन में 20,000 करोड़ रुपए का आप कैसे कह सकते हो कि वो इतना बड़ा अमाउंट है कि जो सोचने का विषय है। और काला धन बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि जो इंडिया में रिफॉर्म्स 2014 के बाद में आए हैं उससे काला धन बहुत रुका है। आज की तारीख के अंदर आप किसी भी में केस ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपने केस ट्रांजैक्शन किया तुरंत वो पकड़ में आ जाएगा। गर्ग साहब आपका जवाब मुझे वैसा लग रहा है कि अगर कोई डिप्टी एसपी या एसएचओ स्तर का अधिकारी घूस लेते पकड़ा जाता है और वो 2,000 रुपए लेता है कि यार इसका स्तर 2,000 के लायक तो नहीं था, ये तो ज्यादा था, इसको तो आप इसको करप्शन में मत काउंट करिए। एकदम सही बोला है साहब आपने। बात कर रहे हैं, इसको हम कैसे मान सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है इसका जिसको मैं योगेंद्र जी फिर आपको कहना चाह रहा हूं कि आपका मुद्दा ये था कि 20,000 करोड़ रुपए 6,600 करोड़ से 20,700 करोड़ रुपए कैसे हुए। तो वो कैसे हुए उसका केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि साहब ये केस में कोई जमा नहीं हुआ है, ये सिक्योरिटीज और बॉन्ड के रूप में अन्य प्रतिभूति के रूप में जमा हुआ है। तो अन्य प्रतिनिधि और वो जो सिक्योरिटीज और बॉन्ड के रूप में जमा हुआ है तो आप उसको कैसे मान सकते हो कि साहब ये चीज काला धन के अंदर जमा हुआ है। नहीं, 4,000 करोड़ कस्टमर डिपॉजिट है इसमें जो लोगों ने पैसा जमा कराया। आप देखिए 2019 के बाद में 2019 के बाद में डिपॉजिट में 50% की कमी आई है। 2019 के बाद में डिपॉजिट में 50% की कमी आई है। इंडिया में तो पैसा जमा कराने को ही नहीं है लोगों के पास, खाने को नहीं है, खाने को नहीं है लोगों के पास, जॉब्स नहीं है पिछले 1.5 साल से। जहां तक है आप हर चीज का सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहा है, टैक्स कलेक्शन प्रॉपर आ रहा है, जीएसटी कलेक्शन प्रॉपर आ रहा है। आज हमने डायरेक्ट जो जीएसटी कलेक्शन जो आप बता रहे हैं
वो गलत आ रहा है, लोग घरों में बैठे हैं और आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए हमने रोके हैं। जनधन खाते खुलने के बाद में केंद्र सरकार ने 1,06,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। चलिए शास्त्री साहब कुछ कह रहे हैं। देवेंद्र जी, देवेंद्र शास्त्री साहब कुछ कह रहे हैं आप अभी? चलिए, उनके पार्ट पे कोई नेटवर्क इश्यू है। मैं विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा जी। अब तो लगता है हाँ शास्त्री साहब आप आगे, अब तो आप क्लियर हो गए होंगे। जी जी। प्रवक्ता बीजेपी बैठे हुए हैं सुरेश गर्ग साहब, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कहीं कुछ है इसमें आपको लगता है? गर्ग साहब जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से नाकाम हो रहे हैं कि ये बता नहीं पा रहे हैं कि स्विस बैंक में अभी जो सरकार भी बोल रही है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद जो सरकारी सिस्टम है उसको लीगलाइज कर दिया है ब्लैक मनी को। उन्होंने जो बॉन्ड भी जा रहे हैं, आपको पता होगा कि इलेक्शन के अंदर जो चंदा दिया जा रहा है बॉन्ड के जरिए लिया जा रहा है, वो भी ब्लैक मनी ही है एक्चुअली, जो पॉलिटिकल पार्टीज को फीड की जाती है। तो अब जो कुछ भी बताया जा रहा है स्विस बैंकों में, मैं पूछ रहा हूँ इंग्लैंड के बैंकों के हिसाब किताब हम नहीं ले रहे, अमेरिका के बैंकों का हिसाब किताब हम ले रहे, स्विस बैंक का ही क्यों ले रहे? क्योंकि वहां प्रॉब्लम है, ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब सरकार में बैठे हुए हैं। और पहले होते तो ये अभी नाचने लग जाते। लेकिन सच्चाई ये है कि वहां स्विस बैंक के अंदर जो, और गर्ग साहब तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनको पूरा पता है कि 8 साल में क्या खेल हुआ है और किस तरह से मॉरिशस के थ्रू रूट होकर के पैसा जो 2 नंबर का यहाँ से रूट हुआ है और यहाँ से जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी तरह पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट देश का, हिंदुस्तान का, उसको सारा गेम का पता है कि क्या चल रहा है। लेकिन ये अभी मानेंगे नहीं। ये तो जो आप सोचिए कि स्विस बैंक में ही क्यों जा रहा है पैसा, दूसरे देशों में नहीं जा रहा है। ये कहना तो और भी गलत है कि आसपास के देशों के भारतीय वहां जमा करा रहे होंगे। दूसरे देशों के जो नागरिक हो गए उनका कोई हिसाब किताब नहीं आ रहा है, केवल हिंदुस्तान से जो पैसा गया है केवल उसका हिसाब आया है। ये आप जो एक कंफ्यूजन फैला रहे हो ना कि इधर उधर के दूसरे देशों के लोग जमा करा रहे होंगे, उनका हिसाब हमारे पास नहीं आएगा। अमेरिका में बैठा हुआ, कनाडा में बैठा हुआ भारतीय सिटीजन, वहां का सिटीजन है, उसका कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं आ रहा है और वहां जरूरत भी नहीं है। सच्चाई यह है कि आज के दिन सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, सरकार में जबरदस्त लूट मची हुई है। यहाँ के डिपार्टमेंट्स में से पैसे जिस तरह से लिए जा रहे हैं और जिस तरह से एक एक करके यहाँ से रवाना हो रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट बैंकों को लूट करके, और तमाम ये सारा गेम प्लान पूरी पब्लिक के सामने है। इसमें आप गर्ग साहब डिनाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक को सब पता है, आप सब समझ रही है। बैंकिंग सिस्टम चरमरा गया है। सर मैं एक सवाल और है मेरा आपसे, एक सवाल है मेरा आपसे। आज के दिन हमारे बैंकिंग सिस्टम पर हमारे कस्टमर्स का पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। मुझे आज डर लगता है कि मैं 10 लाख रुपए अगर जमा कराऊंगा तो सरकार ने तो कह दिया 1 लाख रुपए देंगे अगर डूब गया तो, और एक के बाद एक बैंक डूब रहे हैं और जो नहीं डूबे और डूबने की तैयारी उसको मर्ज करके छुपा रहे हैं। तो ये सारा गेम प्लान चल रहा है। गर्ग साहब, अगर किसी समझदार, ये आपके स्वामी जी तो कह रहे हैं कि किसी इकोनॉमिक्स के जानकार को बैठाओ, नहीं तो आप लोग लेके बैठ जाओगे देश को। लेकिन ये लोग ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसा बहुत मोस्ट अनसेफ है कि कल सुबह आप उठें और वो कहे कि साहब नेट नहीं चल रहा है एसबीआई का, आप जान सकते। मैं गारंटी से कहता हूं अभी एसबीआई ने ये एक सिस्टम अपना इंडिविजुअल लॉन्च किया है कि ओटीपी के बिना आप नेट बैंकिंग नहीं कर सकते, ओटीपी के बिना आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते, और वो ओटीपी कभी आता नहीं, 1 मिनट में, 2 मिनट में, आधा घंटे में, 5 घंटे तक ओटीपी नहीं आता। पर यही प्राइवेट बैंक में जाओ, वही एसबीआई का एटीएम कार्ड चलेगा और वहां कोई ओटीपी भी नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए कि जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे जिस तरह के चार्जेस लगा दिए गए, मतलब लूट की भी कोई हद होती है। हर चीज पे, हर ट्रांजेक्शन पे आपको पैसा देना पड़ रहा है। आप जमा नहीं करा रहे, उससे ज्यादा तो पैसा बैंक मांग रहा है सर्विसेज के। क्या खेल हो रहा पता नहीं। ये सारा देखिए गर्ग साहब, आप माने या ना माने, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप बेहतर समझते हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी से ज्यादा आप समझ रहे होंगे, लेकिन अब आपकी मजबूरी है, आप नहीं बोल सकते।
पार्टी के हैं। बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं पूरी तरह से सोच समझ के आए हैं, क्योंकि वो सीए हैं और ऐसी चीजें बहुत फेस करते हैं वो। अरे नहीं, बहुत बहुत काबिल है सुरेश साहब। हाँ हाँ, विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी जी, देखिए अपने अपना पार्ट है, अपनी तरह से बात रख सकते हैं। गर्ग साहब ने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। एक दिन पहले ही जैसे ही आंकड़े जारी हुए थे, उसके तुरंत बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी पूरी तरह से इन चीजों को बाहर लेकर के आए कि ये पैसा इस जरिए आ रहा है। हाँ, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा पहले देवेंद्र शास्त्री साहब से होगा। शास्त्री साहब, अभी आपने कहा कि इलेक्शन में देख लीजिए जो बॉन्ड जारी होते हैं ब्लैक मनी है, वो ब्लैक मनी कैसे कर सकते हैं? वो तो पैसा आ रहा है। ब्लैक मनी नहीं, वो जो ब्लैक मनी पहले जिस तरह से दी जाती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको लीगलाइज कर लिया है। और आप बाम रोड करके फिर अकेले भारतीय जनता पार्टी उस बॉन्ड को लेती है। और आपको पता होगा कि एक सर्टेन अमाउंट के से बड़ा बॉन्ड डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप बीजेपी के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? सभी पार्टियां स्वतंत्र है इसके लिए तो भाई, सभी पार्टियां स्वतंत्र है, सभी पार्टियां ओपन है, ये तो सभी पार्टियों के लिए ऑप्शन है, तो है। लेकिन आप जानते हैं कि जो सरकार में बैठा रहता है वो कॉर्पोरेट हाउसेस को किस तरह से मिसयूज करता है, या कॉर्पोरेट हाउसेस को किस तरह से ब्लैकमेल करता है, या कॉर्पोरेट हाउसेस को किस तरह की फैसिलिटेट करता है, जिसके एवज में वो पैसा लेता है। ये सारा जो खेल है, ये सारा खेल जो है ना, कॉर्पोरेट हाउसेस से लीगल तरीके से बॉन्ड के जरिए पैसे लेना, ये भी एक तरह की घूस है। आप यहाँ पर सरकार में उनको ठेके देने में, विक्रम सिंह लाइसेंस देने में, उनको जमीनें देने में आप फैसिलिटेट कर दीजिए, वो आपको वहां से बॉन्ड दे देंगे, हो गया काम आपका। ये सरकार है, ये 2 नंबर का काम ही है और कुछ नहीं है। केंद्र सरकार का काम नहीं है। गर्ग साहब एक साथ जवाब दिलवाऊंगा, मैं विक्रम सिंह जी के पास भी जाना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, देखिए ये भी एक दावा है कि सरकार के प्रेशर की वजह से ही ये आंकड़े बाहर आए हैं। पहले तो आंकड़े भी नहीं आते थे। और सत्ता पक्ष का साफ कहना कि आप भरोसा रखिए, लोगों की सूची भी आएगी किस माध्यम से कैसे करवाए। अभी फिलहाल जो जानकारी है इनके पास में बॉन्ड्स के जरिए, केवल हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ नहीं हुआ है, कई देशों के साथ हुआ है। ये स्विस बैंकों के ऊपर कई देशों की ऑब्जेक्शन थी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने अलग से जाकर के कोई वो डील किया हुआ है, वो कई देशों ने ज्वाइंटली ये इशू उठाया था, तब जाकर के ये स्विस बैंकों ने डिस्क्लोज करना शुरू किया। लेकिन क्या ऐसा यहाँ देश में इस ये दिखाया जा रहा है कि मोदी जी के आने के बाद ही सारा ये देश चलना है, वरना तो ये बर्फ में लगा हुआ था। मोदी जी के आने के बाद ही आजाद हुआ है, मोदी जी के आने के बाद ही सारी अर्थव्यवस्था सुधरी है। और किस तरह से सुधरी है, आप जैसे विद्वान तो लोग समझ रहे हैं। गर्ग साहब की मजबूरी है, गर्ग साहब हाँ नहीं कर सकते, और समझ मैं भी रहा हूं, और अब तो जनता भी समझ रही है। जनता मांग रही है वो लिस्ट। आप ये कह रहे हैं अभी 20,000 करोड़ की लिस्ट आ जाएगी, पहले तो वो लाखों करोड़ वाली लिस्ट कहाँ है जो मोदी जी लहराते हुए घूम रहे थे चुनाव में। और मोदी जी ने इस तरह का परसेप्शन बनाया था कि सारी राजनीतिक पार्टियां जो बस इसी पोल खुलने वाली है उनके पैसे ही हैं, मैं देखो सबको भूखा नंगा कर दूंगा, सबकी पोल खोल दूंगा। वो कहाँ है? जनता 7 साल से इंतजार कर रही है। और 20 ये अब कह रहे 20,000 करोड़ क्या है? तो आपने पहले परसेप्शन क्यों बनाया कि लाखों करोड़ है और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे? कोई 5 लाख मान रहा था, मिनिमम 5 लाख भी मान लीजिए चलो, तो वो परसेप्शन कहाँ चला गया? आज करें 20,000 करोड़ तो कुछ नहीं है। मैं भी कह रहा हूं कुछ नहीं है, क्योंकि आपने पहले लाखों करोड़ का परसेप्शन बना दिया था देश में। ऐसी धारणा बना दी थी कि बहुत पैसा है, सारे नेता जेल में जाएंगे, बस एक मोदी जी बचेंगे, बस बाकी सबको जेल में टेक देंगे और इतना पैसा तो सच में आ ही जाएगा। इसी उम्मीद पे लोगों ने वोट डाल दिए। अब लोगों को पता लगा कि पोल खुल गई, अब ये 20,000 करोड़ का जो वोट डाला तो ज्यादा वोट दिए ना, तब तक तो चीजें क्लियर हो ही चुकी थी। दोबारा भी चुना मोदी जी को। हाँ, दोबारा भी लोगों का भाई अब की बार तो क्या स्विस बैंक ने मना कर दिया। अब के बार आता ही तो मोदी जी इतने पावरफुल हो जाएंगे कि स्विट्जरलैंड का कान मरोड़ के निकाल लेंगे। अब वो भी पोल खुल रही है, कुछ नहीं है। दूसरी बात, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जैसे दोनों विद्वानों ने जैसे बोला है, वैसी ही धारणा है। आज बैंकों में भरोसा उठ गया लोगों का। दूसरी बात मैं एक बहुत छोटी सी एक बात बोलता हूँ, वो मैंने बहुत लोगों को ये क्वेश्चन किया है कि मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसा कटता है तो किस करोड़पति का, किस अरबपति का कटता है? गरीब की जेब कटती है। वो भूखा गरीब कहीं से ये जो धन में या डालते हैं ना खातों में, उनमें से पैसे कटते हैं। किसी का बेचारे का सेविंग अकाउंट का पैसा है, उधार लेके भी वो 5,000 जमा करा जाए तो 4,000 कट जाते हैं उसमें से, कि आपके मिनिमम बैलेंस इतने महीने से बाकी है।
किस गरीब की जेब कट रही है? हजारों करोड़ रुपए बैंक इस नाम पर वसूल कर चुके हैं। एटीएम बंद पड़े हैं, एटीएमओ में पैसा नहीं है, आधे से ज्यादा एटीएम बंद पड़े हैं। ऑनलाइन करते हैं तो आप जैसे ओटीपी की समस्या बता रहे थे साहब, वो बिल्कुल सही है। आदमी परेशान ही होता है, बैंक में ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। बैंकों की इतनी दादागिरी गुंडागर्दी हो गई है और इन्होंने अपने घाटे छिपाने के लिए बैंकों को मर्जर करना शुरू कर दिया है। बैंकों से लोग वेवर कर दिए। किसी एक गरीब का एक पैसा माफ किया हो तो बताइए। इन्होंने लाख करोड़ का, 1000 करोड़ का जो गबन करने वाला था उसके पैसे समय कम है सर, मैं जवाब दिलवा दूं। समय कम है सर। गरीब लोगों को आज ब्याज की रेट देखिए आप, मिनिमम। विक्रम जी समय कम है सर, समय कम है। मैं गर्ग साहब से जवाब दिलवा दूं। सेकंड की बात बोलना चाह रहा हूँ कि कितना गिरा है ब्याज रेट। मिनिमम कभी नहीं हो, 70 साल में नहीं थे इतनी मिनिमम। वो गरीब की जेब से पैसा वसूल करना चाहते हैं। गलत है। समय कम है। गर्ग साहब से जवाब दिलवा दूं। बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए हैं उनके पास में। गर्ग साहब, सवाल यहाँ पे ये आता है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो पैसे जमा हो रहे हैं वो हमारे एक भरोसा भी टूट रहा है, हम पर भरोसा, हमारे सिस्टम पे भरोसा टूट रहा है। टूट क्यों रहा है कि जैसे अभी हर व्यक्ति यहाँ एक बैंक का कंज्यूमर भी है, उसका कस्टमर भी है, यहाँ एक्सपर्ट के नाते तो बैठे हैं। उसके अलावा सब बैंक का ऑपरेट भी करते हैं, कोई एटीएम के जरिए करता है, जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अभी डॉक्टर साहब ने, विक्रम सिंह जी ने, देवेंद्र शास्त्री साहब ने और आप खुद ने भी। अगर कहीं पे फ्रॉड होता है किसी के साथ में, पैसा चला जाता है कि एटीएम कार्ड मेरी जेब में पैसा निकल गया, अच्छा ठीक है आप रिपोर्ट डाल दीजिए, उसकी क्लोनिंग हो गया, पैसा वापस नहीं आएगा, वो पैसा नहीं आ सकता। आपकी किस्मत गई, अगर आपकी लट मजबूत है, कहीं जुगाड़ है तो किसके कैसे गया तो आप पैसा लेके आ सकता है। योगेंद्र जी एक लाइन बीच में बोल देता हूं कि फ्रॉड की पूरी इंडस्ट्री है और सालाना इन बैंकों का जो आपके एटीएम और क्रेडिट कार्ड के जरिए जो लूटते हैं ना, वो कम से कम 5000 करोड़ का बिजनेस है 2-3 बैंकों का इटसेल्फ। तो ये हमारे यहाँ इंडस्ट्री बन चुका है। और इसके साथ एक और चीज है, जैसे एसबीआई ने अपने बैंकिंग को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए योनो स्टार्ट कर रखा है। वो कहते हैं योनो करो, उसमें कोई ओटीपी की जरूरत नहीं। बोलिए आप क्यों कर लो भैया योनो। हाँ, मैं गर्ग साहब के पास आना चाहूंगा। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं सर, आप उसको भूल जाइए कि पैसा, वहां पैसा जाने के पीछे तो सवाल ये है कि क्या हम पर भरोसा टूट रहा है, हमारे बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा टूट रहा है लोगों का कि पैसा वहां जा रहा है। क्योंकि इसमें कस्टमर्स का पैसा भी है, जो आप कह रहे हैं ना कि ये 4000 करोड़ रुपए जो है सर, ये ग्राहक जमा पैसा है, ये तो नकदी में पैसा जमा हुआ है। तो ये सिस्टम, आप जिसे रिनोवेशन आप जिसे कहते हैं कि रिफॉर्म्स, माफ करिएगा, रिफॉर्म्स जिसे कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म से लेकर के आ रहे हैं, बैंकिंग्स को मजबूत कर रहे हैं, वो मजबूत नहीं, वो ग्राहक का भरोसा टूट रहा है। मजबूरी है, पैसे कहीं तो रखना ही पड़ेगा, एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट के अलावा आप रख नहीं सकते। इससे ज्यादा पैसा है कि ये लो रेड। देखिए विक्रम जी, आप जो कह रहे हो योगेंद्र जी, आज बैंकों के ऊपर ऐसा नहीं है कि भरोसा टूटा है लोगों को। आज बैंकों में डिपॉजिट 140 लाख करोड़ रुपए की अगर बैंकों में डिपॉजिट है, तो अगर बैंकों में भरोसा है तभी है। आज हमने, फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की है कि जो आपकी मिनिमम 1 लाख रुपए की जो गारंटी थी उसको बढ़ा के हमने 5 लाख की गारंटी की है, तो उससे लोगों को भरोसा बढ़ा है। आज ये कह रहे हैं कि साहब मिनिमम चार्जेज जो जिनका जीरो बैलेंस से खाता खुला हुआ है उसके ऊपर किसी भी रूप का मिनिमम चार्जेज नहीं है। सेविंग अकाउंट में से कटता है कि नहीं? जितने भी जीरो बैलेंस से खाता खुले हैं, किसी भी गरीब को छोड़िए, आम आदमी का सेविंग अकाउंट में से कटता है कि नहीं? कोई मिनिमम चार्जेज उसके अंदर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? साइबर फ्रॉड बहुत बड़े हैं। ये जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, ये कह रहे हैं मिनिमम अकाउंट खोलने के लिए, मिनिमम अकाउंट खोलने के लिए 200 रुपए उसको देने पड़ते हैं और मिनिमम अकाउंट होता है। तो खुद को भी ये बताया गया है कि जैसे ही अगर आपके पास सूचना है तो उसको तुरंत रोके। तो साइबर फ्रॉड, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है तो साइबर क्राइम तो बढ़ता ही है, लेकिन उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार बराबर उस पर बात रख रही है। जहां तक बॉन्ड से है तो बॉन्ड परचेज में 200 रुपए में अकाउंट खुलता था, राजनीतिक पार्टियां 3000 से 5000 रुपए तक लेते हैं सेविंग अकाउंट। नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बॉन्ड का सिस्टम बनाया गया है, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बनाया गया है। तो लाभ किसने उठाया? आज दूसरे राजनीतिक दलों से दूसरा मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है अगर जीरो बैलेंस से खाता खुला हुआ है। और पहले से बैंकों के ऊपर भरोसा हुआ है, क्योंकि आज मिनिमम गारंटी बैंकों को 5 लाख रुपए की दी है। तो आज एक गरीब परिवार को इससे बहुत बड़ी हेल्प मिली है कि एक गरीब परिवार को अगर बैंक से, सॉरी सर, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा।
गर्ग साहब मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है क्योंकि दर्शक हमारे साथ जुड़े भी हैं, कई उनकी अपनी क्वेरीज भी हैं, लेकिन मैं माफी चाहेंगे कि उनके सवाल ले नहीं सकते क्योंकि कुछ हमारी लिमिट्स हैं और हमारे अतिथि जो हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जुड़े हैं। लेकिन कहीं बस ये एक बात जरूर कहनी होगी कि 20,706 करोड़ का इश्यू नहीं है। यहाँ केंद्र सरकार को इस डेप्थ में जाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या कोई तो ऐसी वजह है कि यहाँ के कहीं बैंकिंग सिस्टम से भरोसा तो नहीं उठ रहा है, क्योंकि जो हमारे साथ अतिथि जुड़े हैं वो एक कस्टमर भी हैं बैंक के, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ये एक महज एक बानगी है, सैंपल जिसे कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। गर्ग साहब इसे स्वीकार करना चाहिए। एक बड़ा कारण हो सकता है कि लोग फॉरेन की ओर रुक कर रहे हैं कि चलिए मेरा पैसा यहाँ की बजाय वहां ज्यादा सेफ, जिनके पास में बल्क में पैसा है और मेरे जैसे आपके जैसे जनधन वाले हैं तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं है, वो तो फॉरफिट भी होगा तो चलेगा क्योंकि पैसा इतना है ही नहीं है, तो वहां कोई इश्यू नहीं है। जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिक्र उन लोगों के कि जो एक सिस्टम जो जिनके पास में पूंजी का, उन लोगों की बात है कि जो बाहर पैसे जा रहे हैं। इस पे प्रतिपक्ष का आरोप ही मानिए, लेकिन उसके डेप्थ में जाकर के हमारे डायलॉग नहीं टूटना चाहिए। आप लोग एक तरफ तो कहते हैं कि सुझाव आने चाहिए, प्रतिपक्ष अगर कोई सुझाव देता है तो उसे आप उसको आरोप मानते हैं, उसे खारिज कर देते हैं, तो फिर सुझाव कैसे लेंगे? एक बार उसकी कोशिश तो करनी चाहिए कि हाँ कहीं सच्चाई तो नहीं है ये ऐसा ही। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।